लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय पुतिन्स वार्स यूक्रेन इज एक्सगॉटेड बट नॉट ब्रोकन। इसमें द गार्जियन 4 साल पूरे होने पर रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर सामने रखते हुए कहता है, ये संघर्ष बेहद थका देने वाला और विनाशकारी रहा है, लेकिन यूक्रेन अभी टूटा नहीं है। अखबार का कहना है, जब फरवरी 2022 में पुतिन ने युद्ध शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि वो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आकलन गलत साबित हुआ। 4 साल बाद भी युद्ध जारी है और रूस अपने मूल लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। संपादकीय मानव लागत पर जोर देता है। लाखों सैनिकों के हताहत होने, करोड़ों लोगों के विस्थापन और शहरों पर लगातार बमबारी ने यूक्रेन की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। इसके बावजूद यूक्रेन की प्रतिरोध क्षमता कायम है। अखबार लिखता है कि रूस की रणनीति यूक्रेन को थका कर झुकाने की नहीं, लेकिन इसका नतीजा एक तरह का सैन्य गतिरोध और यूक्रेन की लगातार चुनौती के रूप में सामने आया है। द गार्जियन का मानना है कि यूरोप के समर्थन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मजबूती दी, जिससे उन्होंने क्षेत्रीय समझौते के दबाव, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित योजना को ठुकरा दिया। अखबार के मुताबिक रूस अब भी अधिकतम मांगों पर अड़ा है, जो स्वीकार होने पर यूक्रेन की संप्रभुता को लगभग खत्म कर देंगी। संपादकीय ये भी कहता है कि शांति वार्ता की संभावनाएं फिलहाल कमजोर दिखती हैं, क्योंकि रूस युद्ध जारी रखकर बातचीत की मेज पर बढ़त हासिल करना चाहता है। इसी संदर्भ में अखबार यूरोप और पश्चिम से अपील करता है कि वो यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करें, सुरक्षा गारंटी दें और रूस पर आर्थिक दबाव, खासकर कड़े प्रतिबंध लगाएं। कुल मिलाकर द गार्जियन इस संपादकीय के जरिए कहना चाहता है, ये युद्ध भले लंबा और थकाऊ हो गया हो, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अखबार के मुताबिक इतिहास इस युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराएगा और पश्चिम की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहे ताकि शांति यूक्रेन की शर्तों पर संभव हो सके। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट लेबनान्स टैक्स हाइक्स ड्रॉ एंगर फ्रॉम इकोनॉमिकली फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक। इसमें अल जजीरा बताता है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान में सरकार द्वारा पेट्रोल और वैट बढ़ाने के फैसले ने जनता के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के नेतृत्व वाली सरकार का तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन भत्ते देने के लिए ये कदम जरूरी है, लेकिन आम लोग इसे गरीबों पर अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। राजधानी बैरूत में टैक्सी चालकों और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए। लोगों का कहना है कि पहले से महंगाई, बेरोजगारी, ढहती अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संकट से परेशान समाज पर ये टैक्स एक और झटका है। लेख याद दिलाता है कि 2019 में भी टैक्स बढ़ाने के फैसले ने बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री साद अल हररी की सरकार गिरा दी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पेट्रोल और वैट जैसे उपभोग पर रेग्रेसिव टैक्स होते हैं, यानी इनका सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं और पूरी सप्लाई चेन में कीमतें बढ़ती जाती हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार को संपत्ति, लग्जरी सामान और बड़े पूंजीगत संसाधनों पर टैक्स बढ़ाने जैसे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जो अभी कम कराधान के दायरे में है। लेख ये भी रेखांकित करता है कि 2019 के आर्थिक पतन के बाद से मुद्रा का भारी अवमूल्यन हुआ, लोगों की बचत खत्म हो गई और अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह नहीं संभली है। ऐसे माहौल में व्यापक टैक्स वृद्धि सामाजिक असमानता को और बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर अल जजीरा इस लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि लेबनान की सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए त्वरित राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह के टैक्स बढ़ाए गए हैं वो गरीबों पर ज्यादा बोझ डालते हैं। इसलिए बिना संरचनात्मक सुधार और अमीर वर्ग पर उचित कर लगाए ऐसे फैसले जनता के गुस्से और अविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख द टेलीविजन शो एवरी अमेरिकन शुड वॉच में एक टीवी मेडिकल ड्रामा द पिट को सिर्फ मनोरंजन नहीं,
बल्कि आज के अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक हालात का आईना बताता है। अखबार का कहना है ये शो एक व्यस्त इमरजेंसी रूम की कहानी के जरिए उस समाज को दिखाता है जो थका हुआ, दबाव में कई तरह के संघर्षों से जूझ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका खुद। लेख के मुताबिक शो की खासियत ये है कि ये लोगों को जल्दी जज ना करने, सहानुभूति रखने और जटिल परिस्थितियों को समझने का सबक देता है। मरीजों और डॉक्टरों की कहानियों के जरिए ये दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति या समस्या को काले सफेद में बांटना आसान है, लेकिन सच्चाई अक्सर बीच में होती है। अलग अलग पृष्ठभूमि के डॉक्टर मिलकर काम करते हैं, जिससे संदेश मिलता है कि विविध अनुभव समाज और संस्थाओं को बेहतर बनाते हैं। मुख्य किरदार डॉक्टर रॉबी, जिसे अभिनेता नोवाल निभाते हैं, के जरिए शो ये भी बताता है कि संसाधन सीमित होने पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। करुणा और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। लेख कहता है शो विज्ञान और विशेषज्ञता की अहमियत मानता है, लेकिन साथ ही अंतर्ज्ञान, कल्पना और मानवीय समझ के लिए भी जगह छोड़ता है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स इस लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि द पिट मेडिकल ड्रामा से बढ़कर नागरिकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी का पाठ है। ये दर्शकों को याद दिलाता है कि जब समाज दबाव में हो तो समाधान सहानुभूति, सहयोग और कठिन फैसलों के जरिए ही निकलते हैं, और यही एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है। डॉन में प्रकाशित लेख स्मोक एंड मिरर्स में अमेरिका द्वारा बनाए गए तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस और गाजा शांति योजना को दिखावे वाली पहल बताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। अखबार का कहना है बैठक का सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि फिलिस्तीनियों को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, जबकि उनके भविष्य पर फैसले की बात हो रही है। दूसरी ओर इजराइल की मौजूदगी ने प्रक्रिया को एकतरफा बना दिया। लेख के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बात तो की, लेकिन इसके साथ ही हमास और ईरान को धमकियां भी दी। जमीनी हकीकत यह है कि गाजा में युद्ध विराम के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं और इजराइल ने दोबारा युद्ध शुरू करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में अखबार के अनुसार शांति की घोषणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। लेख ये भी कहता है कि बैठक में वित्तीय मदद और अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती जैसी घोषणाएं तो हुईं, लेकिन सबसे अहम सवाल जैसे गाजा का भविष्य, इजरायली सेना की वापसी, हथियारबंदी और अंतर्राष्ट्रीय बल की भूमिका स्पष्ट ही रही। इससे धारणा मजबूत होती है ये पहल ठोस समाधान से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन है। लेख गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक की स्थिति को नजरअंदाज किए जाने पर भी चिंता जताता है। इजराइल द्वारा जमीन को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित करने की योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए कहा गया कि इससे दो राष्ट्र समाधान की संभावना और कमजोर होती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो की आलोचना के बावजूद वॉशिंगटन की चुप्पी को भी अखबार पक्षपात का संकेत मानता है। कुल मिलाकर डॉन इस लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि गाजा के लिए बनाई गई शांति पहल दिखावे और राजनीतिक संदेशों से भरी है, लेकिन इसमें वास्तविक, निष्पक्ष और व्यापक समाधान की गंभीरता नहीं है। फिलिस्तीनियों की भागीदारी और कब्जे को खत्म किए बिना कोई भी शांति प्रयास अधूरा और अविश्वसनीय रहेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल